वाकई ज़मीनी हकीकत बनने वाला है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा लुभावना आंकड़ा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि 2025 में लागू हुए इस नए जीएसटी सुधार के हर पहलू को समझें। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका काफ़ी गहरा विश्लेषण करते हैं। हाँ, और हमारा मकसद भी साफ है, इस पूरी कहानी को समझना, ये बदलाव क्यों हुए, ये नया टैक्स सिस्टम कैसा है, हमारी अर्थव्यवस्था और आप और हम जैसे लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ेगा। सही बात। और विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, दुनिया के मुकाबले हम कहाँ खड़े हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी, वो 20 लाख करोड़ वाली बात कितनी वज़नी है, इस पर भी गौर करेंगे। तो चलिए इस बड़ी घोषणा की परतें खोलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? शायद थोड़ा पीछे चलें, देखें कि जीएसटी का अब तक का सफ़र कैसा रहा है। हाँ, वो ठीक रहेगा। देखिए, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। मकसद वो काफ़ी बड़ा था, वन नेशन वन टैक्स। इससे पहले अपने देश में टैक्स का एक जाल सा था, वीएटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, पता नहीं कितने और टैक्स थे। बहुत कंफ्यूजिंग था। बिल्कुल। तो जीएसटी का आइडिया था कि इन सबको एक छतरी के नीचे लाया जाए ताकि व्यापार करना आसान हो और टैक्स सिस्टम वो सरल बने। और मुझे याद है शुरुआत में कई सारे टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18%, 28%। उससे भी काफ़ी कंफ्यूजन हुआ था। हाँ, आपने सही याद दिलाया। मुख्य तौर पर यही 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%। कुछ चीज़ें हाँ टैक्स फ्री भी थीं। अच्छा। और कुछ लग्जरी या सिन गुड्स जैसे महंगी गाड़ियाँ, तंबाकू उत्पाद, उन पर 28% टैक्स के ऊपर एक सेस भी लगता था। हाँ, ये सेस वाला मामला भी था। हाँ, सेस एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स जो किसी खास मकसद के लिए, जैसे राज्यों के रेवेन्यू लॉस की भरपाई के लिए लगाया गया था। लेकिन ये शुरुआती सिस्टम, जैसा कि हमने देखा, पूरी तरह कामयाब नहीं रहा। क्या मुख्य दिक्कतें आई थी इसमें? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती थी इसकी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी। इतने सारे स्लैब होने से कारोबारियों को, खासकर छोटे व्यापारियों को, बहुत परेशानी हुई। ये समझना कि उनका सामान या सर्विस किस स्लैब में आता है, फिर रिटर्न फाइलिंग, वो एक सिरदर्द बन गया था। सही बात है, आम लोगों के लिए भी मुश्किल था समझना। हाँ, आम लोगों के लिए भी, कि भाई किस चीज पर कितना टैक्स दे रहे हैं। नतीजा, टैक्स के झगड़े बढ़े, कोर्ट केस बढ़े, और वो जो सरल टैक्स का वादा था वो कहीं खोता हुआ दिखा। समझ गई। तो इन्हीं सब चुनौतियों के जवाब में शायद ये 2025 वाले सुधार लाए गए हैं। ये नया ढांचा क्या है जिसने इतनी सुर्खियां बटोरी हैं? बिल्कुल, सितंबर 2025 में सरकार ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर एक बड़ा कदम उठाया। लक्ष्य वही, सरलीकरण, सिंप्लिसिटी। अच्छा। और इसके लिए सबसे बड़ा बदलाव है टैक्स स्लैब की संख्या को कम करना। अब पहले के वो 4-5 स्लैब थे, उनकी जगह सिर्फ 3 मुख्य स्लैब रह गए हैं। सिर्फ 3? ये तो वाकई बहुत बड़ा बदलाव लगता है। हाँ। कौन कौन से हैं ये? पहला है 5% स्लैब। इसमें रोजमर्रा की जरूरी चीजें रखी गई हैं, जैसे खाने पीने का जरूरी सामान, साबुन, दवाइयां, इस तरह की चीजें। ठीक है, बेसिक जरूरत है। हाँ, बिल्कुल। दूसरा है 18% स्लैब। ये एक तरह का स्टैंडर्ड रेट बन गया है। इसमें ज्यादातर सेवाएं और बाकी के सामान्य उत्पाद आ गए हैं, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेस्टोरेंट में खाना, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज वगैरह। और तीसरा स्लैब? वो तो सुना है काफी ऊंचा है। हाँ, तीसरा एक स्पेशल स्लैब है, 40% का। ये खासतौर पर लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स के लिए है। 40%? काफी ज्यादा है। हाँ, इसमें शराब, सिगरेट, बहुत महंगी गाड़ियां, एसी, प्राइवेट जेट, महंगी घड़ियां जैसी चीजें शामिल हैं। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स सिस्टम न सिर्फ सरल होगा बल्कि ज्यादा प्रिडिक्टेबल, अनुमान लगाने लायक भी बनेगा। प्रिडिक्टेबल होना तो जरूरी है व्यापार के लिए। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात और है, स्लैब घटाने से पारदर्शिता बढ़ने की भी उम्मीद है। कम स्लैब होंगे तो कंपनियों के लिए कैटेगराइज करना आसान होगा। अच्छा, वो कैसे? शायद वो टैक्स बचाने के लिए गलत कैटेगरी में डालने की जो कोशिश होती थी वो कम हो, और हम आप जैसे उपभोक्ताओं के लिए भी ये समझना आसान होगा कि किस चीज पर कितना टैक्स भर रहे हैं। हाँ, ये बात तो समझ आती है कि सिस्टम सरल हो रहा है। लेकिन अब उस बड़े सवाल पर आते हैं, 20 लाख करोड़ रुपए के फायदे वाला दावा। सरकार इस आंकड़े तक पहुंच कैसे रही है? इसका आधार क्या है? देखिए, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने समझाया है, इसका तर्क कंजम्पशन यानी उपभोग पर आधारित है। कंजम्पशन कैसे? उनका कहना है कि 2025 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगभग 330 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है। हाँ, इस जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 202 लाख करोड़ रुपए, निजी उपभोग से आता है। हम आप जो खर्च करते हैं। अच्छा,
काफी बड़ा हिस्सा है। बिल्कुल। तो सरकार का मानना है कि जीएसटी सरल होने से लोगों का विश्वास बढ़ेगा, व्यापार आसान होगा और कुल मिलाकर उपभोग में बढ़ोतरी होगी। कितनी बढ़ोतरी का अनुमान है? उनका अनुमान है कि अगर उपभोग में सिर्फ 10% की वृद्धि हो जाती है, सिर्फ 10%? हाँ, तो इसका सीधा मतलब होगा अर्थव्यवस्था में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त योगदान। ये उनका कैलकुलेशन है। अच्छा, तो ये पूरा गणित इस 10% उपभोग वृद्धि के अनुमान पर टिका है। लेकिन क्या ये 10% का अनुमान थोड़ा ज्यादा आशावादी नहीं लगता? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। क्या सिर्फ टैक्स सरल होने से कंजम्पशन इतना बढ़ सकता है? देखिए, ये शायद इस दावे का सबसे बहस वाला पहलू है। 10% की वृद्धि वाकई एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। उपभोग तो कई चीज़ों पर निर्भर करता है। लोगों की आय, नौकरियां कैसी हैं, महंगाई कितनी है, भविष्य को लेकर भरोसा कितना है। हाँ, कर्ज वगैरह मिलना कितना आसान है। बिल्कुल। सिर्फ टैक्स दरों में बदलाव या सरलीकरण अपने आप में इतनी बड़ी छलांग शायद ना ला पाए, जब तक कि अर्थव्यवस्था के बाकी इंजन भी तेज ना दौड़ रहे हों। हालांकि आर्थिक तर्क ये है कि आसान टैक्स, ज्यादा खर्च, बड़ी मांग, बढ़ा उत्पादन, नौकरियां, बेहतर टैक्स कलेक्शन, ये एक पॉजिटिव साइकिल बनाने की कोशिश है। पर इसकी सफलता कई बाहरी चीजों पर भी निर्भर करेगी। बिल्कुल। यानी इस 20 लाख करोड़ के दावे को अभी हमें थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए। खैर, अब जरा ये देखते हैं कि एक आम इंसान की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजों में क्या फर्क आएगा? कुछ चीजों में तो सीधा फायदा दिख रहा है। जैसे नहाने का साबुन, वो पहले शायद 12% वाले स्लैब में था, अब 5% में आ गया है। मिलता था तो अब करीब 52-53 रुपए का मिलेगा। थोड़ा सस्ता। हाँ, थोड़ी बचत। और शैम्पू वगैरह? इसी तरह शैम्पू जैसी चीजें जो पहले 28% जैसे ऊंचे स्लैब में थीं, वो अब 18% में आ गई हैं, तो वो भी सस्ती होंगी। अच्छा। कई जरूरी दवाइयां, खासकर जो सर्दियों में इस्तेमाल होती हैं, वो भी 12% से 5% में आने से सस्ती हो सकती हैं। ये तो कुछ राहत की बात है, लेकिन क्या कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अब महंगी हो जाएंगी? हाँ, बिल्कुल। खासतौर पर वो चीजें जो 40% वाले स्पेशल स्लैब में डाली गई हैं। जैसे कि? सबसे बड़ा उदाहरण है एयर कंडीशनर यानी एसी। एसी पहले 28% टैक्स स्लैब में आता था, अब वो 40% में चला गया है। ओ, तो कितना फर्क पड़ेगा? तो मान लीजिए एक 30,000 रुपए का एसी पहले 28% टैक्स यानी 8,400 रुपए लगाकर 38,400 का पड़ता था। अब उसी पर 40% टैक्स यानी 12,000 रुपए लगेगा, तो वो 42,000 रुपए का हो जाएगा। मतलब सीधा 3,600 रुपए महंगा। बाप रे, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, इसी तरह लग्जरी गाड़ियां, महंगी घड़ियां, ये सब चीजें भी महंगी होंगी, क्योंकि इन पर अब ज्यादा टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक औसत मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये मिला जुला असर वाला बदलाव है। कहीं राहत, कहीं ज्यादा खर्च। आप कह सकती हैं, रोजमर्रा की जरूरतों की कुछ चीजें सस्ती हो सकती हैं, जिससे महीने के बजट में थोड़ी बचत हो। लेकिन अगर वही परिवार कोई बड़ी लग्जरी चीज जैसे एसी या कार खरीदने की सोचेगा, तो उसे पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। संक्षेप में कहें तो ये कदम अमीरों और लग्जरी सामान पर खर्च करने वालों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने और आम आदमी को रोजमर्रा की चीजों में थोड़ी राहत देने की कोशिश जैसा लगता है। अब थोड़ा व्यापार जगत की तरफ चलते हैं। MSMEs मतलब छोटे और मझोले उद्योग और आजकल के जो स्टार्टअप्स हैं, उन पर इस बदलाव का क्या असर होगा? क्या उनके लिए चीजें आसान होंगी? देखिए, सरकार का तो यही कहना है कि इनके लिए सबसे बड़ा फायदा सरलता ही है। टैक्स स्लैब कम होने से उन्हें अपने माल या सेवाओं का वर्गीकरण करने में आसानी होगी। और रिटर्न फाइलिंग, वो तो हमेशा से एक मुद्दा रहा है। हाँ, रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को भी सरल बनाने का वादा है। पहले जो अलग-अलग नियमों और दरों का जाल था, वो अब सुलझने की उम्मीद है। और क्या कुछ तकनीकी बदलाव भी हैं? सुना है AI वगैरह का इस्तेमाल होगा। हाँ, एक नए डिजिटल GST फाइलिंग सिस्टम और AI आधारित स्क्रूटनी यानी जांच प्रणाली की भी बात कही गई है। अच्छा, AI स्क्रूटनी करेगा। हाँ, इसका उद्देश्य है कि टैक्स अधिकारियों का दखल कम हो, प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज हो और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो। अगर ये वाकई हुआ तो अच्छा है। अगर ये सिस्टम वाकई कारगर साबित होता है, तो ये छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है और स्टार्टअप्स के लिए भी एक स्थिर और सरल टैक्स व्यवस्था विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में मदद कर सकती है, क्योंकि निवेशक हमेशा एक प्रिडिक्टेबल टैक्स माहौल पसंद करते हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात हो गई। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा लगता है। कम जटिलता, बेहतर तकनीक, ये सब मिलकर छोटे व्यवसायों के लिए कंप्लायंस का बोझ कम कर सकते हैं, ताकि वो अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे सके। सही का।
लेकिन क्या सभी विशेषज्ञ इन सुधारों को लेकर उतनी ही उत्साहित हैं? यकीनन कुछ चिंताएं या आलोचनाएं भी होंगी। बिल्कुल, राय बटी हुई है। जो लोग समर्थन में हैं उनका तर्क है कि भाई ठीक है, शुरुआत में सरकार को कुछ रेवेन्यू लॉस होगा। एक अनुमान है करीब 48,000 करोड़ सालाना का। 48,000 करोड़? ये तो कम नहीं है। नहीं, कम नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये लंबी अवधि के लिए एक जरूरी निवेश है। उनका मानना है कि सरलता और पारदर्शिता बढ़ने से टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ेगी और कुल मिलाकर टैक्स कलेक्शन भविष्य में सुधरेगा। ये तो हुई समर्थन की बात। और जो आलोचना कर रहे हैं उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? आलोचकों के पास भी कुछ ठोस मुद्दे हैं। पहली चिंता है ट्रांजिशन कॉस्ट, यानी बदलाव की लागत। मतलब जब भी कोई बड़ा सिस्टम बदलता है तो उसे अपनाने में समय, पैसा, मेहनत लगती है। छोटे व्यापारियों के लिए ये शुरुआती बोझ भारी पड़ सकता है। नया सॉफ्टवेयर लेना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना वगैरह। हाँ, ये बात तो है। दूसरी चिंता महंगाई की है। जिन चीजों पर टैक्स बढ़ा है, खासकर वो 40% स्लैब वाली, उनकी कीमतें बढ़ने से कहीं ना कहीं ओवरऑल महंगाई पर असर पड़ सकता है। और राज्यों का क्या? उन्हें भी तो चिंता होगी। हाँ, वो तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण चिंता है राज्यों के राजस्व की। जीएसटी एक साझा टैक्स है जिसका हिस्सा राज्यों को मिलता है। स्लैब बदलने से अगर कुल कलेक्शन कम होता है तो राज्यों को उनके हिस्से का मुआवजा कैसे और कब तक मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। कॉम्पनसेशन वाला मुद्दा। तो मतलब इसके फायदे और संभावित नुकसान दोनों पर नजर रखनी होगी। ये तो हुई भारत की बात। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो भारत का ये नया जीएसटी सिस्टम कैसा दिखता है? क्या हम किसी बेहतर मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं? ये तुलना काफी रोचक है। दुनिया में जीएसटी या वैट के कई मॉडल हैं। कुछ देश हैं जैसे सिंगापुर, वहां सिर्फ 9% का एक फ्लैट जीएसटी रेट है, बहुत सरल। सिर्फ एक रेट, 9%? हाँ, खाड़ी के देश जैसे यूएई में 5% वैट है। दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के देशों में वैट की दरें काफी अलग-अलग हैं, आमतौर पर 15% से 27% के बीच। और भारत का मामला हमेशा से थोड़ा अलग रहा है। हमारी इतनी बड़ी आबादी, अर्थव्यवस्था का साइज, राज्यों की विविधता, इन सब के कारण। तो इस सुधार के बाद वैश्विक पटल पर भारत की स्थिति क्या बनती है? पहले भारत का जो मल्टी स्लैब जीएसटी था, वो दुनिया के सबसे जटिल टैक्स सिस्टम में गिना जाता था, कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये तो सुना था। इन सुधारों के बाद 3 स्लैब के साथ ये निश्चित रूप से पहले सरल हुआ है। अब शायद हम कहीं बीच में आ गए। सिंगापुर जितने अति सरल नहीं, लेकिन यूरोपीय देशों या अपने पुराने सिस्टम जितने जटिल भी नहीं, एक मध्यम मार्ग अपनाने की कोशिश कह सकते हैं इसे। ये सारी जानकारी उन लोगों के लिए भी बहुत काम की है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए कौन से मुख्य बिंदु ध्यान में रखने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल। परीक्षा के नजरिए से कुछ चीजें खास तौर पर महत्वपूर्ण हैं। पहला, संवैधानिक पहलू, जीएसटी काउंसिल। इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 279A में है। ये जानना जरूरी है कि ये एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 279A, ठीक है। दूसरा, इसकी संरचना काउंसिल के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग का एक मंच है। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसका फिस्कल फेडरलिज्म पर असर। फिस्कल फेडरलिज्म यानी राजकोषीय संघवाद। हाँ, यानी केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा। जीएसटी का इस पर हमेशा से बड़ा प्रभाव रहा है। टैक्स दरों में कोई भी बड़ा बदलाव केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है, खासकर राजस्व बंटवारे को लेकर। ये सुधार इस बहस को फिर से तेज कर सकता है। बिल्कुल। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। इस नए सरल कहे जा रहे सिस्टम के सामने क्या मुख्य चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं? आगे क्या मुश्किलें आ सकती हैं? चुनौतियां कम नहीं है। पहली, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, शुरुआती दौर में रेवेन्यू में कमी का खतरा। अगर टैक्स कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ा तो केंद्र और राज्यों दोनों के बजट पर दबाव आ सकता है। ये तो बड़ी चिंता है। बिल्कुल। दूसरी चुनौती है महंगाई का प्रबंधन। क्या वो 40% स्लैब वाली चीजों की बढ़ी हुई कीमतें बाकी चीजों पर भी असर डालेंगी? इस पर नियंत्रण रखना होगा। और टैक्स चोरी का क्या? वो तो भारत में हमेशा एक मुद्दा रहता है। क्या सरलीकरण इसे कम करने में मदद करेगा या नए रास्ते खोल देगा? ये तीसरी बड़ी चुनौती है, अनुपालन बनाम चोरी, कंप्लायंस वर्सेस इवेजन। क्या नया डिजिटल सिस्टम और एआई सच में टैक्स चोरी और काले धन पर लगाम लगा पाएंगे, या फिर लोग टैक्स बचाने के नए तरीके ढूंढ लेंगे, खासकर जब टैक्स की दरें 5% और 40% जितनी अलग हों? ये भी सोचने वाली बात है। चौथी चुनौती राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता से जुड़ी है।
जीएसटी आने के बाद राज्यों की टैक्स लगाने की अपनी शक्ति पहले ही सीमित हो गई है। क्या ये सुधार उन्हें और ज्यादा केंद्र पर निर्भर बना देगा? ये चिंता भी बनी हुई है। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिलने बाकी हैं। हाँ, और यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठता है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार के पास क्या योजना है? क्या रेवेन्यू में संभावित कमी से निपटने के लिए कोई प्लान बी है? राज्यों की चिंताओं को कैसे दूर किया जाएगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों और सालों में मिलेंगे। और अंत में इस पूरे मामले का एक राजनीतिक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सुधारों का समय 2025 के आम चुनावों से ठीक पहले ये काफी कुछ कहता है ना? बिल्कुल, टाइमिंग बहुत अहम है। सत्ता पक्ष इसे एक क्रांतिकारी गेम चेंजर सुधार के तौर पर पेश कर रहा है, जिसका फायदा सीधे आम आदमी और अर्थव्यवस्था को होगा। जाहिर है वो इसे चुनावी मौसम में भुनाना चाहेंगे। और विपक्ष? वहीं विपक्ष इसे चुनावी जुमला या स्टंट करार दे सकता है कि इसका असल मकसद शायद वोटरों को लुभाना हो, न कि अर्थव्यवस्था को वाकई सुधारना। क्या राज्यों के स्तर पर भी इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं? कुछ क्षेत्रीय चिंताएं? हाँ, वो भी हैं। कुछ राज्य, खासकर जहां कंजम्पशन ज्यादा है या जो मैन्युफैक्चरिंग हब हैं, उन्हें डर हो सकता है कि स्लैब बदलने से उनके राजस्व हिस्से पर नेगेटिव असर पड़ेगा। पूर्वोत्तर के राज्य या दक्षिण भारत के कुछ राज्यों की अपनी चिंताएं हो सकती हैं। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ स्रोतों में दिए गए इन विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं, बिना किसी का पक्ष लिए या समर्थन किए। बिल्कुल, ये सिर्फ जानकारी देना है। ठीक है, तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें मुख्य बातें समेटनी हो तो वो क्या होंगी? की टेकअवेज। सार यही है कि जीएसटी सुधार 2025 एक बड़ा और कह सकते हैं साहसिक कदम है। इसका लक्ष्य सरलीकरण और पारदर्शिता है। आम उपभोक्ता के लिए रोजमर्रा की चीजों में कुछ राहत की संभावना है, पर लग्जरी और सिन गुड्स महंगे होंगे। और कारोबारियों के लिए? छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए अनुपालन मतलब कंप्लायंस आसान बनाने का वादा है। और सरकार का वो जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक फायदे का दावा है वो महत्वाकांक्षी है और मुख्य रूप से उपभोग में 10% की अनुमानित वृद्धि पर आधारित है, जिसकी जमीनी हकीकत अभी परखी जानी बाकी है। बिल्कुल। और आपका अंतिम विश्लेषण क्या कहता है? क्या ये सुधार वाकई परिवर्तनकारी साबित होगा? विल इट बी ट्रूली ट्रांसफॉर्मेटिव? देखिए, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। अगले 2-3 साल बहुत महत्वपूर्ण होंगे। क्या वाकई उपभोग बढ़ता है? क्या व्यापार जगत में नई ऊर्जा आती है? क्या टैक्स कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक सुधरता है? क्या राज्यों की चिंताएं दूर होती हैं? इन सब सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये सुधार कितने सफल रहे। दावे बड़े हैं, लेकिन उनका जमीन पर उतरना अभी बाकी है। आते हैं जिस पर वो विचार कर सकते हैं। क्या टैक्स स्लैब को इस तरह सरल बनाने, सिर्फ 5%, 18%, 40% से अनजाने में कुछ ऐसे छोटे उद्योग या विशिष्ट व्यवसाय, नीच बिजनेसेस हो सकते हैं, हाँ। जो न तो स्पष्ट रूप से लग्जरी में आते हैं, न ही बुनियादी जरूरत में। उनके लिए कोई नई टैक्स संबंधी जटिलता या शायद टैक्स बचाने का कोई अनपेक्षित रास्ता, कोई लूप होल खुल सकता है, जिसका जिक्र अभी तक प्रमुखता से नहीं हुआ है। इस पहलू पर भी सोचने की जरूरत है।